सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB 2.0 और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिज़िक्स। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक है। तो हिस्ट्री ख़त्म हो चुकी है एंड हम स्टार्ट करने वाले भी फिज़िक्स। और हिस्ट्री के और या फिर जो भी पुराने आपके सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं उनके परमार एकेडमी ऐप पे सब के माइंड मैप्स पूरे अपलोड हो चुके हैं। तो लेट अस स्टार्ट द फिज़िक्स। और फिज़िक्स हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे मोशन एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले मोशन की अगर बात करें तो यहाँ पर हम फिजिकल क्वांटिटीज़, दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ते हैं। एक तो फिजिक्स में स्केलर और एक वेक्टर, अदिश और सदिश राशियाँ होती हैं। स्केलर वो होती हैं जो सिर्फ मैग्नीट्यूड डिपेंडेंट होती हैं, वेक्टर वो होती हैं जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन डिपेंडेंट होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर डिस्टेंस, एग्जाम्पल जैसे डिस्टेंस ले सकते हैं, या फिर आप टाइम मान लो, ठीक है। टाइम भी स्केलर ही होता है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ टाइम कितना हुआ तो आप बोलोगे भाई रात के 8 बजे हैं, 9 बजे हैं अभी, ठीक है। आप ये तो नहीं बोलते 9 बजे हैं लेकिन ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन अगर डायरेक्शन का कंपोनेंट भी इंक्लूड हो जाए मैग्नीट्यूड में तो उसको वेक्टर बोल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर वेलोसिटी, स्केलर में एग्जाम्पल के तौर पे आ जाएगा स्पीड, एस से स्केलर, एस से स्पीड, वी से वेक्टर, वी से वेलोसिटी। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है उसको भी हम समझ लेते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है? तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। एग्जाम्पल के तौर पे कोई अगर यहाँ से यहाँ तक चलना स्टार्ट करता है, यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी में, और इनके बीच में डिस्टेंस है 10 किलोमीटर्स की, ठीक है। तो कोई पॉइंट ए से बी तक जाता है एंड पॉइंट बी से फिर से वापस ए में आ जाता है, तो उसमें जो टोटल डिस्टेंस कवर करी दैट वुड बी 20 किलोमीटर। लेकिन वहीं अगर डिस्प्लेसमेंट बात करेंगे, विस्थापन बात करेंगे, तो दैट वुड बी 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जहाँ से आपने शुरू किया था और जहाँ पर अभी आप हैं उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, जो यहाँ के केस में 0 है। ऐसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक एग्जाम्पल आता है जहाँ पे कई बार इस तरह से क्वेश्चन दे देता है कि भाई एक सर्कुलर पाथ है जिसमें कि कोई भी मान लो बच्चा है जो साइकिल लेके घुमा रहा है अपनी, ठीक है। तो उस सर्कल की जो रेडियस है, मान लो वहाँ पर इस केस में सर्कल की रेडियस मान लेते हैं कितनी है, मान लेते हैं सर्कल की रेडियस है वो 10 मीटर्स है, ठीक है। 10 मीटर की सर्कल की रेडियस है जहाँ पर ये अपनी साइकिल घुमाए जा रहा है। तो वो पूछेगा आपसे कि भाई n नंबर ऑफ टर्न्स के बाद वो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो जनरली होता क्या है कि जैसे यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो कुछ ऐसा होता है कि जैसे मतलब आप खुद सोचो कि एक पूरा टर्न लेने पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो घूम फिर के यहीं पर आ जाएगा, ऐसे घूमेगा फिर यहीं आएगा, घूमेगा। तो 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, 4 टर्न, जितने टर्न बाद आप बात करोगे उसका डिस्प्लेसमेंट 0 ही होगा। तो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैं बोल देता हूँ कि भाई 10 सेकेंड में 10 सेकेंड में वो क्या करता है, 10 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट 10 सेकेंड में उसका 1 टर्न होता है। हम ये कुछ नहीं बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। या फिर मान लेते हैं कि 1 मिनट में उसका 1 मिनट में वो पूरा चक्कर लगाता है, तो हमसे वो पूछ लेगा कि आप ये बता दो कि वो पूछ लेगा कि भाई बता दो 150 सेकेंड के बाद वो कहाँ पे होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो अगर 1 मिनट में वो पूरा चक्कर लगा लेता है, नहीं 1 मिनट में 1 टर्न 0, 2 मिनट में 2 टर्न डिस्प्लेसमेंट 0, ठीक है। और हमें 150 सेकेंड पूछा है। 150 सेकेंड मतलब भाई 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 2 मिनट में 120 सेकेंड, 120 सेकेंड बाद उसका डिस्प्लेसमेंट 0, लेकिन हमें से तो 150 पूछा है। तो 180 सेकेंड बाद भी डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, लेकिन हमसे तो 150 पूछा है। नहीं, हमें 120 में से 30 और ऐड करना है, 30 सेकेंड। तो 1 मिनट में अगर पूरा चक्कर मारता है तो 30 सेकेंड में आधा चक्कर मारेगा, यानी यहाँ होगा। तो यहाँ और यहाँ के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हुई, ना कि ये हुई, ठीक है। तो ये जो रेड लाइन है ये सीधा ये डायमीटर ऑफ द सर्कल है। तो कितना हो जाएगा, रेडियस 10 मीटर है तो डायमीटर 20 मीटर हो जाएगा, तो 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इस तरह का सवाल बनता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान रखना है, ठीक है, ये चीज़ आप ओके। देन टॉकिंग अबाउट टाइप्स, ठीक है। यहाँ पर अगर टाइप्स की बात करें, मोशन के टाइप्स की बात करें, मोशन आई थिंक यहाँ पर हमें बेसिक डेफिनेशन यहाँ पर मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ कि मोशन ये होता है वो फलाना होता है, ये सब बेसिक्स नहीं पढ़ रहे हैं हम, सिर्फ रिवीजन पर्पस से चीज़ें देख रहे हैं, ओके। रिवीजन पर्पस है कि हमारा कुछ छूटे भी नहीं और सारी चीज़ें रिवाइज भी हो जाए। तो अगर हम मोशन के टाइप्स की बात करें, 2 तरह के होते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वो होता है जहाँ पर इक्वल डिस्टेंस को कवर किया। अब यूनिफॉर्म स्कूल की यूनिफॉर्म है, हर कोई सेम यूनिफॉर्म पहन के आ रहा है, तो ऐसे लेट कर लो कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई चीज़ चल रही है मतलब मोशन में है,
वो अगर मान लेते हैं कि हर 1 सेकंड में सेम डिस्टेंस कवर कर रही है, यानी 1 सेकंड में कुछ भी आप मान लो, 1 सेकंड मान लो, 10 सेकंड मान लो, मान लेते हैं 10 सेकंड में 1 मीटर, फिर अगले 10 सेकंड में 1 मीटर, फिर अगले 10 सेकंड में 1 मीटर, मतलब कि वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में। यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म है इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल्स, मतलब ये है, या फिर मान लो कि मैं बोला 10 सेकंड, तो 10 सेकंड में हो सकता है 1 मीटर, फिर 10 सेकंड में 500 मान लेते हैं कि अभी सॉरी क्या मैंने बोला कि 10 सेकंड में कितना ट्रैवल कर रहा है, 1 मीटर, फिर अगले 10 सेकंड में हो सकता है वो आधा मीटर ट्रैवल करे, अगले 10 सेकंड में हो सकता है वो 2 मीटर ट्रैवल कर रहा हो, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। स्पीड की बात करें, क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन को, जिस रेट से मोशन चेंज हो रहा है उसको स्पीड बोलते हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की यूनिट होती है आपकी मीटर, किलोमीटर, एसआई यूनिट की अगर बात करें, ठीक है, और टाइम की होती है सेकंड। तो यहाँ पे जो स्पीड की एसआई यूनिट निकल के आएगी दैट वुड बी मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस की होती है मीटर, टाइम की होती है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड निकल के आ जाएगा। और हमेशा हमें यह ध्यान रखना होता है कि अगर स्पीड जो है, अगर ये किलोमीटर पर आवर में रिप्रेजेंटेड है, किलोमीटर प्रति घंटा में रिप्रेजेंटेड है, और अगर इसको हमें मीटर पर सेकंड पे लेके जाना है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान ले लेते हैं कि कोई डिस्टेंस दी हुई 54 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना 5/18, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। तो हम मीटर पर सेकंड में से ज़रूरत पड़ती क्यों है, तो जनरली न्यूमेरिकल्स में हमें ज़रूरत पड़ती है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में उसको चेंज करने की, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको रिवर्स करना है तो 18/5 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिट इसकी मीटर पर सेकेंड होती है एंड इट इज़ अ स्केलर क्वान्टिटी, ये एक अदिश राशि होती है। अब बात करते हैं वेलोसिटी की, यानी वेग की, ठीक है। अभी तो गति की बात कर रहे थे, तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है नोटिस करने वाली चीज़ कि डिस्टेंस स्केलर, टाइम स्केलर, तो स्पीड भी स्केलर, टाइम स्केलर, बट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, तो वेलोसिटी भी वेक्टर निकल के आती है। दैट मीन्स कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यूनिट इसकी भी मीटर पर सेकंड होगी, बट ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एंड चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल अपॉन इनिशियल। चेंज किसी भी चीज़ का फाइनल माइनस इनिशियल ही होता है, फाइनल में से इनिशियल घटा देंगे, देन उसके बाद हमें चेंज मिल जाता है। देन बात करें एक्सेलरेशन की, यानी त्वरण की, तो जैसे बाइक का एक्सीलेटर घुमाते हैं हम, तो क्या करते हैं, एक्सीलेट कर देते हैं, यानी कि वेलोसिटी को एकदम से चेंज कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, है ना। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन अपर यूनिट टाइम दैट इज कॉल्ड एज एक्सीलरेशन। तो इसी वजह से एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होता है, चेंज वेलोसिटी, कितने टाइम में वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसको हम एक्सीलरेशन बोलते हैं। वेलोसिटी हो सकता है कि भाई 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड हो गई, लेकिन कितने टाइम में हो सकता है, 5 सेकंड में ये काम हो गया हो सकता है ये काम 2 घंटे में भी हुआ हो, 5 घंटे में हुआ हो, ये भी तो हो सकता है। तो हम एक्सीलरेशन सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी से नहीं बता सकते हैं, कितने टाइम में वो चेंज हुआ है वो भी हमें देखना होता है, ठीक है। और एक्सेलरेशन का ये हम नेगेटिव बोल देते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको डीएक्सेलरेशन बोल देते हैं, जहाँ पर क्या होता है कि वेलोसिटी में चेंज तो हुआ है, अब यहाँ पर क्या हुआ है कि वेलोसिटी बढ़ी है, बट यहाँ पर नेगेटिव, जिसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, डीएक्सेलरेशन, उसमें वेलोसिटी घट जाती है। ओके, ग्राफ कुछ हमारे इस तरह से बनते हैं, डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ होता है, ठीक है, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है यहाँ पर, वो हमें स्पीड दे देता है। वह वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का कोई स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है, बट इसका जो एरिया है वो हमें डिस्प्लेसमेंट दे देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगेन रिपीट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो हमें क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें स्पीड देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार इससे भी क्वेश्चन बनता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, मोशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विद स्पीड अलॉन्ग विद सर्कुलर पाथ। मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कोई चीज़ तो यूनिफॉर्म है, कोई चीज़ तो कांस्टेंट है, वो चीज़ क्या है, स्पीड है, ठीक है, वेलोसिटी नहीं है। ध्यान रखना है इस चीज़ का, क्योंकि वेलोसिटी तो आप देखें तो हर पॉइंट पे चेंज होगी, है कि नहीं। वेलोसिटी यहाँ पर इधर डायरेक्शन में होगी, यहाँ इस डायरेक्शन में, यहाँ इस डायरेक्शन में, हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्योंकि चेंज होगा उस बॉडी का, तो क्योंकि डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है वेलोसिटी, इसलिए आपका वेलोसिटी भी चेंज होगा। तो यूनिफॉर्म यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म यहाँ पे स्पीड है। अब यहाँ पर क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी है, एंड वेलोसिटी चेंज से क्या मिलता है, हमें एक्सेलरेशन मिलता है, और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो सेंटर की ओर लग रहा होगा, जिसको कि हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे, अपकेंद्रीय त्वरण बोलेंगे, जिसका फॉर्मूला v²/r होगा। AC इज इक्वल्स टू v²/r, ठीक। और जो फोर्स होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो mv²/r, इसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, जो अंदर की ओर, सेंटर की ओर क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जहाँ स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, बाकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन जनरेट होगा जो सेंटर की ओर लगेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, एंड फोर्स भी सेंटर की ओर ही लग रहा होगा। दिस इज़ योर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
देन अगर बात करेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है, जिसको कि रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। मोशन अलग अलग तरीके का हो सकता है, स्ट्रेट लाइन में है तो रेक्टिलिनियर है, पीरियोडिक मोशन भी होता है, सर्कुलर मोशन भी अभी हमने देखा। में से जो रेक्टिलिनियर मोशन होता है उसमें हमें तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़नी पड़ती हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए और वर्टिकल मोशन के लिए, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, जहाँ पर हम सीखते हैं उत्सव कॉन्सेप्ट। उत्सव मतलब ये UTSAV, जहाँ पे U इनिशियल वेलोसिटी, T है टाइम, S है डिस्टेंस, A एक्सेलरेशन और V है फाइनल वेलोसिटी। तो ये उत्सव कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये हमारी तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है। V इज इक्वल टू U प्लस AT, V इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है, एंड V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AS, ठीक है। U जहाँ पर है प्रारंभिक वेग, समय, दूरी, त्वरण और अंतिम वेग। वर्टिकल मोशन में क्या होता है, अभी यहाँ पे तो डिस्टेंस होता है और यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है। बस होता क्या वर्टिकल मोशन में, ये जो A है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कन्वर्ट हो जाएगा G, और जो ये डिस्टेंस है ये क्योंकि इस तरह से हो गई अभी तो ये हाइट बन जाएगी। ओके, तो A बन जाएगा G, ठीक है, और जो मैंने बताया S बन जाएगा H। पहली यहाँ से निकल के अब देखो मोशन, ये जो वर्टिकल मोशन है ये या तो ग्रेविटी के अगेंस्ट हो सकता है या ग्रेविटी जहाँ को बुला रही नीचे की ओर वहाँ की तरफ हो सकता है। ओके, क्लियर। तो अगर ग्रेविटी की तरफ हो रहा है तो ये प्लस 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 हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू यू प्लस GT। क्या किया, A की जगह G कर दिया। बस फैट मैन में वहाँ GT स्क्वायर दिया हुआ है तो उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा GT स्क्वायर नहीं होगा, वो V इज इक्वल्स टू यू प्लस GT होगा वो, ठीक है। बाकी फैट मैन में जो करेक्शंस वगैरह हैं वो डाल दिए हैं, ठीक है। तो निश्चिंत होकर पढ़ना कि क्योंकि होता ये है ना कि जैसे मतलब कहीं देख लिया कि अच्छा ये एरर है, ये एरर है, तो ऐसा लगता है कि फिर यहाँ भी तो एरर नहीं, वहाँ भी तो एरर नहीं, तो इसलिए मैंने डाल दिया। अगर कुछ इक्का दुक्का इसके ऊपर आएगा, ठीक है, ऐसा कोई मेजर एरर कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। और कुछ ऐसा माइनर सा होता है, कई बार तो ऐसा होता है डिस्प्यूटेड मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूँ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो विलियम जोन्स ने बनाई, ठीक है, तो उसका इन्वॉल्वमेंट रहा था, क्या बोलते हैं, ये जो हमारा अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है उसको डिसाइफर करने में, ठीक है। अब है क्या कि ज़्यादातर आप सोर्सेज में देखोगे तो वहाँ बोलेगा नहीं है वो चीज़, ठीक है। लेकिन SSC में अगर मैं बात करूँ, एक बार वहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन बना था जहाँ पर ये चीज़ थी कि भाई वहाँ पर रोल है, ठीक है, तो उस चीज़ को रखा है। अब मैं हर चीज़ के लिए वीडियो बना के जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता हूँ, तो अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं आपको वो बता दूंगा खुद से अपने आप से, तो इसलिए आप निश्चिंत होकर पढ़िए। कई बार जैसे मैंने बताया कि डेटा ऐसा होता है कि डिस्प्यूटेबल होता है, लेकिन जो SSC मानता है वो हमें देना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम्पल ये अगर मैं आपको दूं, इकोनॉमिक्स में ग्रॉस इनकम पर्सनल इनकम वाला क्वेश्चन आया था 2023 के मेंस में। आंसर सब कोई बोल रहा है पर्सनल इनकम होगा, मैंने ही पर्सनल इनकम पढ़ाया था, स्टूडेंट से पर्सनल इनकम मार के आए थे, लेकिन ग्रॉस इनकम पहले पर्सनल इनकम दिया, SSC ने फिर चेंज करके ग्रॉस इनकम दे दिया, ठीक है। IIMT के प्रोफेसर बोल रहे नहीं पर्सनल इनकम होगा, लेकिन नहीं वो तो ग्रॉस इनकम पढ़ा हुआ है, तो हमें ग्रॉस इनकम ही पढ़ना होगा फिर, क्योंकि अगर मान लो पूछ लिया उसने वहाँ पे तो फिर हमारे पास ये तो होगा कि आपने ग्रॉस इनकम माना था। तो कई बार इस तरह से भी वहाँ पे कहीं कहीं पे तो मैंने लिख दिया है कि SSC ये मानता है, आपने देखा भी होगा SSC ये मानता है, कहीं पे नहीं लिखा है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा हो जाता है। ओके, तो बाकी आगे आते हैं। तो V इक्वल टू यू प्लस GT, V इक्वल्स टू H इक्वल्स टू कुछ नहीं किया, बस S की जगह H और A की जगह G किया, और जब अगेंस्ट दी ग्रेविटी होगा तो प्लस की जगह माइनस होता जाएगा। क्लियर, प्लस की जगह माइनस होता जाएगा, ख़त्म बात। ध्यान ये रखना होता है कि अगर वो लिख दे फ्रीली फॉलिंग, और एक चीज़ अगर आपको कभी कुछ लगता भी है कि अगर कुछ ऐसा, तो आप जैसे एक तो पोर्टल आपको दिया गया टेलीग्राम चैनल पे, परमार SSC टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे पोर्टल पे आप तो रिपोर्ट कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप पे यहाँ पर मुझे भेज सकते हो आप, ठीक है। 8840286735 पे भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो अगर आपको कुछ भी कहीं पे भी इस तरह से डाउट होता है। अगर मैं देख के भी रिस्पॉन्ड ना करूँ तो समझ जाना कि उसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर फ्री फॉल की अगर बात करेंगे तो फ्री फॉल में ध्यान रखना है इस बात का कि इनिशियल स्पीड 0 होती है। फ्री फॉल में इनिशियल स्पीड 0 होती है, ये चीज़ ध्यान रखना। दैट इज़ जब भी फ्री फॉल लिखेगा तो यू हमें 0 रखना है, ख़त्म बात, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और जब भी इस तरह से, चलो ये तो बात अब पहले तो समझ लो कि इनिशियल पॉइंट पे 0 होगी, ठीक है, अगर आप फ्री फॉल होगा। लेकिन अगर बॉल को फेंका जाएगा ऊपर तो कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर वो उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, तो ऐसे केस में फाइनल जो वेलोसिटी होती है फाइनल पॉइंट पे वो 0 होती है। जब आप अगेंस्ट द ग्रेविटी थ्रो करते हैं तो फाइनल पॉइंट पे जाके फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, और जब फ्री फॉल होता है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक ऐसे वेलोसिटी से फेंकना है किसी चीज़ को कि वो वापस कभी आए ही ना पृथ्वी पे, तो उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, जो कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, इसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। ओके, चलो
तो ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। और मोशन क्या डेफिनेशन दी, रिलेटिव चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंस ऑफ पॉइंट। ओके, अभी आते हैं लॉज ऑफ मोशन पे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स क्या है? फोर्स वो है जो वेलोसिटी में चेंज को प्रोड्यूस करे, इसका SI मात्रक न्यूटन होता है, SI यूनिट न्यूटन होती है, ठीक है। फोर्स अगर हम देखें इसकी डेफिनेशन, तो ये वो चीज़ है जो या तो वेलोसिटी में चेंज ला सकता है या डायरेक्शन ऑफ मोशन को ही चेंज कर देगा। इसके कई टाइप्स होते हैं, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। अगर दो चीज़ें टच में हैं तो अगर फोर्स लग रहा है तो अगर कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं, नहीं टच में तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे फ्रिक्शनल फोर्स। अब कोई भी चीज़ जैसे हम चलते हैं या फिर हम साइकिल चलाते हैं, कुछ भी होता है, तो जिस डायरेक्शन में हम चलते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जिसको घर्षण बल बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। स्प्रिंग फोर्स, मस्कुलर फोर्स, ये सब जब दो चीज़ें कांटेक्ट में होती हैं तब फोर्स लगता है। नॉन कांटेक्ट जैसे कि दो ये चुंबक रखे हुए हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन टच में तो नहीं है, कांटेक्ट में तो नहीं है, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा। ग्रेविटी, अब ये ठीक है, ये पृथ्वी है, ये सेब लगा हुआ है, गिरा, कांटेक्ट में तो नहीं था ना, बट फिर भी फोर्स लगा, तो नॉन कांटेक्ट में मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आते हैं। अब अगर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ये है कि वर्क जो डन है वो पाथ पे कैसे डिपेंडेंट है, देन अगेन उसको हम दो बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, बाइफर्केट करते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी और गैर संरक्षी बल। तो अगर वर्क डन इंडिपेंडेंट है पाथ के, पाथ मतलब पाथ फॉलो, जो भी पाथ फॉलो किया गया, मान लो यहाँ से यहाँ जाने में क्या पाथ फॉलो किया, डजेंट मैटर, व्हाट इज द मैटर, डजेंट मैटर, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, एंड इन दिस केस वर्क डन इज जीरो, ओके, इन द केस ऑफ क्लोज्ड पाथ, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव में क्या होता है, वर्क डन इज डिपेंडेंट ऑन द पाथ टेकन एंड वर्क डन इज नॉन जीरो इन केस ऑफ द क्लोज्ड पाथ, ओके। ये चीज़ हमें समझ में आई। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स आप इंडिविजुअल याद रखते हो तो इससे अच्छा मैं आपको ये बता देता हूँ कि जितने भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज होते हैं जनरली आपको कंजर्वेटिव नेचर के देखने को मिलेंगे। अब कंजर्वेटिव के नॉन कंजर्वेटिव के डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, जहाँ मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊँ कि किस तरह से वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अगेन यहाँ पर हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं भी तुम वो सब पढ़ोगे तो भी ये याद कर लोगे तो भी काम चल जाएगा, ओके, एग्जाम में। तो नॉन कॉन्टैक्ट जैसे मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो जनरली ये इसके एग्जाम्पल होते हैं, बट एक्सेप्शन है स्प्रिंग फोर्स, जो कि एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, अभी हमने देखा, बट फिर भी ये एक कंजर्वेटिव के तहत आएगा। ऐसा कोई कई किताब में मतलब ऐसा नहीं लिखा रहता, हाँ फैटमैन में ज़रूर लिखा हो सकता है, लेकिन ऐसे जनरली जो हमारी बुक्स होती हैं उनमें तो ऐसे एग्जाम्पल लिखे रहते हैं, तो समझने में काफ़ी याद कर रट्टा मारना पड़ता है। अभी क्या रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जितने होते हैं सब एक्सेप्शन स्प्रिंग, यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स, ओके ना। अब अगेन फिर हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड फोर्स वो है जहाँ पे नेट फोर्स जीरो है, यानी कि जितने भी उस पर फोर्सेज लग रहे हैं सब कैंसल आउट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो नेट फोर्स जीरो है, ठीक। फोर्स लग रहा है लेकिन नेट फोर्स जीरो है। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन इधर से, 30 न्यूटन इधर से, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे जैसे यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि इधर साइड जो फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है और ये कम है, तो 30 माइनस 10 हो गया वैसे, ठीक है। यहाँ पे 30 माइनस 10 20 न्यूटन, तो इसको हम अनबैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं, ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट का देख रहा था कमेंट, जैसे किसी ने यूट्यूब पे डाल दिया है ना, ये मिस्टेक है इसमें, तो अरे भाई कितना मिस्टेक है भाई, प्लीज़ हमें बता दो, अब हमें तो डर लग रहा है, मतलब एकदम खौफ में आ जाते हैं भाई, ठीक है। मैं मानता हूँ यस कुछ मिस्टेक्स हैं, जैसे कि 9-10 मैंने मिस्टेक्स डाली थी, वो रही हैं, ठीक है। अब चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो डजेंट मैटर, लेकिन हैं तो, लेकिन आप ये भी देखो कि यार मतलब ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था वो स्क्रैच से बना है सब, एक एक चीज़ कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं, क्योंकि यार वेबसाइट में मतलब आप ये मान लो कि एटलीस्ट 100 वेबसाइट तो मिल ही जाएंगी। अगर मुझे फोर्स की डेफिनेशन पकड़नी है बैलेंस एंड बैलेंस की, तो 100 तो वेबसाइट मिल जाएंगी, सीधे मुझे कॉपी पेस्ट मारा, लेकिन जो कि बिल्कुल अवॉइड किया गया है जितना हो सकता है फैटमैन में। तो इसी वजह से हर एक चीज़ लिखने में, खुद से लिखने में पूरा आप ये समझ लो कि कितने सारे फैक्ट्स हैं, ठीक है, आप खुद देख लो, तो उस वजह से पहला एडिशन है, मैं आप उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन उसमें आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है यार, इसने बता दिया तो कहीं इसमें भी तो नहीं, कहीं उसमें भी तो नहीं, किसमें उसमें भी तो नहीं है, जहाँ होगा तो हमें बता दूंगा, ठीक है। तो इतना लोड लेने वाली बात है नहीं, जैसे GT² वाला था तो मैंने आपको बता दिया, डाउट करने फालतू में दिमाग में पैदा करने की ज़रूरत नहीं है, उससे फिर आपकी पढ़ाई यहाँ पर होती है कि भाई इसमें भी तो नहीं है, उसमें भी तो नहीं है, उसमें भी तो नहीं है, वही होता है, ठीक है। अब मैंने बता दिया एक में कि ये है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुमसे रोज़ बताऊँ ये एक है, अगर जैसे 10 मिस्टेक्स हैं, ठीक है, तो मैं 10 दिन तुमसे बताता ये एक है, फिर मैं अगले दिन आता ये एक है, फिर अगले दिन आता ये एक है, भाई कितनी मिस्टेक है भाई, यही लगता है ना। और एक बार मैंने बता दिया अच्छा ये यहाँ पे करेक्शन करना है, ठीक है, ख़त्म बात, तो वो भी थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। खैर, तो अब यहाँ पर आते हैं न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन में। तो न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे,
1 2 3 तीनों को पढ़ते हैं। तो जो पहला लॉ ऑफ मोशन है, इट स्टेट्स दैट an object at rest remains at rest or in motion remains in motion at a constant velocity unless an external force is applied on it। यानी कोई चीज़ अगर रुकी हुई है वो रुकी रहेगी, कोई चीज़ अगर चल रही है वो चलती रहेगी जब तक कि उसमें बाहरी बल नहीं लगेगा। यानी कि अगर कोई बाहरी बल लग भी रहा है तो उसको वो रेजिस्ट करेगा, और जो रेजिस्टेंस जितना देगा वो उसके मास पे डिपेंडेंट, वो इनर्शिया पे डिपेंडेंट होगा। ठीक है, वो उसके मास पे डिपेंडेंट होगा, जिसको हम बोलते हैं इनर्शिया, जड़त्व तो बोलते हैं हिंदी में। तो मास जो होता है वो इनर्शिया के एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब साइकिल चल रही है, मैं बोलूँ रोको, एक ट्रक चल रहा है, मैं बोलूँ रोको, तो तुम किसको रोक पाओगे भाई? ट्रक को रोक पाओ क्या? नहीं, क्योंकि उसका मोशन का स्टेट है और उसको रेजिस्ट वो बहुत भयंकर तरीके से करेगा जितना फोर्स तुम अप्लाई नहीं कर पाओगे। साइकिल है, खड़ी है, ट्रक है, खड़ा है, मैं बोलूँगा धक्का देके चलाओ, नहीं चला पाओगे ट्रक को। अगेन स्टेट ऑफ जो रेस्ट का इनर्शिया ऑफ रेस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। ओके, तो दो तरह के इनर्शिया होते हैं, इनर्शिया एट रेस्ट, ओके, एंड इनर्शिया एट मोशन, या फिर इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की अगर बात करें, जैसे कि कोई गाड़ी रुकी हुई है, एकदम से चल दी तो आप पीछे की ओर लीन हो रहे हैं, इनर्शिया एट रेस्ट। गाड़ी चल रही है, एकदम से ब्रेक लगा, आप आगे की ओर लीन हो गए, इनर्शिया ऑफ मोशन। ड्राई लीव्स एंड फ्रूट फॉल व्हेन वी शेक अ ट्री, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि लीव्स वैसे के वैसे, फ्रूट्स वैसे के वैसे लगे हुए, हमने हिलाया मतलब ट्री को, तो जो लीव्स और फ्रूट्स हैं वो गिर गए। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे आते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। मतलब ये बोलता है कि एक्सेलरेशन जो होता है किसी ऑब्जेक्ट का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। दैट मीन्स ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि कितने से एक्सेलरेट होगा, ठीक है, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है फोर्स में। अगर कोई चीज़ चल रही है, ठीक है, मैंने कितने भयंकर तरीके से एक्सेलरेट होगी वो डिपेंड करेगा ना मैंने कितना भयंकर फोर्स लगाया। और अगर जितना मास कम होगा तो उतनी ज़्यादा एक्सेलरेट होगी। तो इसी वजह से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। नहीं, मास कम तो एक्सेलरेशन ज़्यादा, फोर्स ज़्यादा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा, सिंपल। ठीक है, यहीं से ही आपका मोमेंटम की भी थ्योरी आती है, एंड दैट इज P इज इक्वल्स टू mv, जहाँ पर ये लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम जिसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी ऐसा यूनिट होती है kg मीटर पर सेकेंड, एंड फोर्स इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या है? किस रेट से मोमेंटम चेंज हुआ है, डेल्टा P अपॉन टाइम। ठीक है, डेल्टा P क्या है? mv2 है ना, बाद वाली वेलोसिटी, mv1 अपॉन टी। अब ये क्या है? mv2 माइनस v1 अपॉन टी। ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दिस इज नोन एज एक्सेलरेशन। यही है फोर्स। तो फोर्स का क्या आ गया? m इंटू ए आ गया। F इज इक्वल्स टू m इंटू ए, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये सेम चीज़ यहाँ से भी प्रूव हो गई कि जो एक्सेलरेशन है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मास के इन्वर्सली। ओके, ठीक है, ये समझिए। एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। बोले तो कर भला तो हो भला, यानी जो करोगे वही पाओगे, यानी जो एक्शन होगा वही इक्वल एंड ऑपोजिट आपको रिएक्शन मिलेगा। जैसे कि जो हमारा रॉकेट है वो इसी आपका एक तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के प्रिंसिपल पे काम करता है और न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे काम करता है कि भाई जिस तरह से रॉकेट होता है ऊपर की ओर जाता है, इसमें जो गैसेस भरी होती हैं वो नीचे की ओर नीचे की ओर जाती हैं। तो जब वो नीचे की ओर जिस फोर्स से जाती हैं उसी फोर्स से उसको ऊपर की ओर प्रोपेल करती हैं उस रॉकेट को। तो यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन काम कर रहा होता है। जैसे कि अगर मान लो गन फायर करेगी तो गन फायर करी, ठीक है, उससे क्या बोलते हैं, बंदूक से, तो पीछे की तरफ आती है वो। अगेन यही वही सेम एग्जाम्पल है यहाँ पे। ओके, एंड हाँ, इम्पल्स क्या होता है अगर पूछे इम्पल्स, और इसमें ना न्यूमेरिकल दिए हैं फैटमैन में। ठीक है, आप लिटिल बॉय से तो प्रैक्टिस करोगे, लेकिन फैटमैन में कुछ न्यूमेरिकल दिए हैं तो उनको उसमें क्या पूरा सोल्यूशन सही दिया है, तो पहले खुद से ट्राई करना। ठीक है, ये नहीं कि मतलब सोल्यूशन देख देख के लगा रहे हैं। तो इम्पल्स होता है वो फोर्स जो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है, बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है, उसको हम इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने झापड़ मारा खड़ाक से एकदम तुम्हें, और थप्पड़ और तुम्हारे गाल और मेरे हाथ के बीच में बहुत कम टाइम तक कांटेक्ट रहा। ठीक है, बहुत कम टाइम में फोर्स लगा, दैट इज इम्पल्स। ओके, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे ये इस तरह का एक न्यूमेरिकल आता है कि दो बॉल्स हैं, एक वेलोसिटी u1 और से आ रही है, एक u2 से आ रही है, कोलिजन हुआ, देन उसके बाद वो गई, तो मोमेंटम कंजर्व रहता है ऐसे केस में। ठीक है,
कई बार ऐसा होता है एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि एक लड़की है, ठीक है, एक स्टेशनरी कार्ट है, वो लड़की भागती हुई आई, वो कूद गई, तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, इसकी वेलोसिटी तो ज़ीरो होगी, ठीक है, फिर दोनों का मास कंबाइन कर दो, फिर इन दोनों का एक कॉमन वेलोसिटी होगा, यानी कि m1 ए चाइल्ड की वेलोसिटी है, m2 कार्ट उसकी वेलोसिटी जो कि ज़ीरो होगी, देन ये दोनों एक ही बन गए, इनकी एक कॉमन वेलोसिटी हो गई। तो बस इसी तरह से न्यूमेरिकल होते हैं। अब यहाँ पे क्या दोनों चपके नहीं हैं, तो दोनों की कॉमन वेलोसिटी नहीं होगी। कॉमन वेलोसिटी नहीं होगी मतलब m1 u1, ठीक, प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। मतलब मास की जितनी m1 की जितनी पहले वेलोसिटी थी वो अभी नहीं है, वो चेंज हो गई है। m2 की जितनी थी वो पहले जितनी थी वो चेंज हो गई है, लेकिन इन दोनों का ये मोमेंटम का सम, इन दोनों के मोमेंटम का सम, ये वैल्यू बराबर आएगी। मोमेंटम कंजर्वेशन का ये सिद्धांत है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल आप लगाइएगा जो फैट मैंने आपके दिए हुए हैं, और यहाँ पर हमारी चीज़ें होती हैं फिनिश, ख़त्म। फिर इसका ये हमारा पहला आज का लेक्चर था। एंड कमेंट में बताइए कैसा लगा। बाकी इसका जो आपका हिंदी का भी माइंड मैप है, ये सब विद इंग्लिश वाला माइंड मैप, ये आपको मिल जाएगा पर हमारे सीसी टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से जाके इसको डाउनलोड करिए एंड लिटिल बॉय से क्वेश्चन लगाइए और अपना स्कोर बताइए कि आपने कितना स्कोर किया। थैंक